हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिफाली। तो आज हम क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा आपको टाइटल में दिख रहा है कि एक डायरी में से एक पार्ट लिया गया है। किसकी डायरी थी? दैट इज़ एना फ्रैंक की डायरी थी। तो ऑफकोर्स इसके जो राइटर हो गए दैट इज़ एना फ्रैंक खुद हो गई, क्योंकि डायरी में से पार्ट लिया गया है। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब पढ़ते हैं हम बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड हमें इसलिए पढ़ना ज़रूरी है बिकॉज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए वो हम पढ़ लेते हैं। एनालिसा मैरी एना फ्रैंक, तो ये उनका फुल नेम है, एनालिसा मैरी एना फ्रैंक। आपको याद रखना है। आगे उनकी बर्थ दे रखी है, दैट इज़ 12 जून 1929 में उनका बर्थ हुआ था। फेबररी मार्च 1945 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स आपको याद करने हैं और अंडरलाइन करते चलना है। ठीक है, वॉज अ जर्मन बॉर्न जेविश गर्ल, वो क्या थी? वो एक जर्मन जेविश गर्ल, मतलब वो जुडिज्म को फॉलो किया करती थी। ठीक है, जेविश गर्ल का ये मतलब होता है। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद अ फैमिली एंड द फोर फ्रेंड्स इन द एम्स्टर्डम। जब वो ये डायरी लिख रही हैं तो वो कहाँ पे हैं? वो अपनी फैमिली के साथ हाइड हुई हुई हैं, छुपी हुई हैं, और अपने फोर फ्रेंड्स के साथ एम्स्टर्डम में हाइड हुई हुई हैं, छुपी हुई हैं। क्यों छुपी हुई हैं? ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन द वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे जो नीदरलैंड में जर्मन ऑक्यूपेशन हुआ था, मतलब वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उस टाइम पे ये हाइड हो गए थे। कहाँ पे हाइड हो गए थे? एम्स्टर्डम में विद फैमिली एंड द फोर फ्रेंड्स। ठीक है, हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजी गेन्ड पावर इन द जर्मनी। उनकी फैमिली मूव कब हुई थी एम्स्टर्डम में? जब नाजी ने पावर गेन कर ली थी जर्मनी में। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड। और वो कब ट्रैप्ड कर लिए गए थे? जब नाजी ऑक्यूपेशन हुआ था नीदरलैंड में। ठीक है, एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। परसिक्यूशन का मतलब हो गया अत्याचार। ठीक है, जो अत्याचार था जेविश पॉपुलेशन के अगेंस्ट में वो बढ़ता ही जा रहा था। द फैमिली वेंट इनटू द हाइडिंग इन जुलाई 1942। और उनकी फैमिली को इसी वजह से, जेविश की वजह से ही उन्हें छुपना पड़ गया था जुलाई 1942 में। ठीक है, एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड की कैपिटल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, कहाँ पे उन्हें छुपना पड़ गया था? इन द हाइडिंग रूम्स इन अ फादर ऑटो फ्रैंक। उनके फादर का नेम है दैट इज ऑटो फ्रैंक ऑफिस बिल्डिंग। उनकी जो ऑफिस की बिल्डिंग में ना कुछ हाइडिंग रूम्स थे, कुछ छुपे हुए रूम्स थे, वहाँ पे वो छिप गए थे। ठीक है, किस किस के साथ छिप गए थे? अपने फ्रेंड्स के साथ, 4 फ्रेंड्स थे और उनकी फैमिली थी। ठीक है, आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, ये है एना फ्रैंक। ठीक है, देखते हैं आगे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल तक वो क्या है? छुपे रहे। द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्स्टेशन कैंप सिस्टम व्हेन द एना डाइड ऑफ टाइपसिस इन बर्गेन बेल्सन विद इन द डेज ऑफ हर सिस्टर मोगाट फ्रैंक। अब इसमें लिखा है कि 2 साल तक तो वो छुपे रहे थे। उसके बाद क्या कर लिया गया था? उनको फाइंड कर लिया गया था, ढूंढ लिया गया था। बिल्ट्रेट का मतलब होता है फाइंड कर लेना। और फिर उनको वहाँ से जब फाइंड कर लिया गया था तो उन्होंने कहाँ पे भेज दिया था? एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप होता है जहाँ पे इन सब लोगों को रखा जाता है। ठीक है, तो उन्हें वहाँ पे रख दिया गया था। एना डाइड ऑफ टाइपसी इन बर्गेन। तो बर्गेन में क्या है? उनकी डेथ हो गई थी। विद इन द डेज ऑफ अ सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक की भी डेथ हो गई थी। ठीक है, हर फादर ऑटो, उनके जो फादर हैं ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। और उस ग्रुप में पूरे जितने 4 फ्रेंड्स से फैमिलीज थी उसमें वो ओनली सर्वाइवर बचे थे, क्योंकि सबको एक बीमारी हो गई थी। टैप्सन यहाँ पे एक बीमारी बोली गई है कि एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी फैमिली की। ठीक है, रिटर्न टू एम्स्टर्डम। और वो आफ्टर द वॉर जब ख़त्म हुई तो उनके फादर क्या हो गए? घर वापस आ गए, अपने एम्स्टर्डम में वापस आ गए। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। और उनकी जो डायरी थी, दैट इज़ एना फ्रैंक की जो डायरी थी, वो उनको मिल गई थी, उनके फादर को मिल गई थी और उन्होंने वहाँ पे सेफली उन्हें मिल गई थी वहाँ पे। ठीक है, कन्विंस दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश इन द इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ द यंग गर्ल। और उस डायरी को, जब एना फ्रैंक की जो डायरी मिली तो एक उन्हें ऐसा लगा
कि उन्होंने जल्दी से उस डायरी के अगेंस्ट एक्शन ले लिया कि वो पब्लिश करनी चाहिए इंग्लिश में अंडर द नेम, और उस डायरी का नेम क्या रखा, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो कहाँ शिफ्ट हो गए थे, एम्स्टर्डम में शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पे वो अपने फादर के कहाँ पे रह रहे थे, ऑटो के उनके ऑफिस बिल्डिंग में रहते थे, हाइडिंग रूम में। 2 साल बाद क्या हुआ, वो उन्हें कैंप में भेज दिया गया और वहाँ पर उनकी डेथ हो गई बिकॉज एक बीमारी की वजह से। उनके फादर ओनली सर्वाइवर थे जिनको वो डायरी मिली थी, और डायरी का नाम उन्होंने लिखा द डायरी ऑफ द यंग गर्ल। आगे देखते हैं। The diary was given to the Anna Frank for her 13th birthday, and chronically the events of her birthday from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944. तो डायरी जो है एना फ्रैंक को जो डायरी दी गई थी, 13th बर्थडे था उनका उस टाइम पर जब ये डायरी दी गई थी, ठीक है। एंड रिकॉर्ड द इवेंट्स, उन्होंने क्रॉनिकल्स का मतलब होता है रिकॉर्ड कर लेना, रिकॉर्ड द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम द 12 जून 1942 से उन्होंने उसके अंदर सारे इवेंट्स जो जो उनके दिन में होता था, सारी चीज़ें वो उसमें लिखा करती थी, ठीक है। फाइनल एंट्री जो थी वो 1 अगस्त 1944 की फाइनल एंट्री थी उसके अंदर, ठीक है। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and become the one of the world's mostly widely read books. और वो जो डायरी थी जिसको उन्होंने पब्लिश करवा दिया उनके फादर ने, और वो ट्रांसलेट भी की गई ओरिजिनल डच लैंग्वेज में और बहुत सी अदर लैंग्वेजेस में भी उसको ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। और वो वर्ल्ड की क्या बनी, मोस्ट वाइडली रीड बुक्स बनी, जो सबसे ज़्यादा पढ़ी गई बुक्स होती हैं। There have also been several films, televisions, and theatrical productions, and even an opera based on the diary. और उस डायरी पे बहुत सी फिल्में बनी, टेलीविजन, ड्रामास वगैरह, ये सब चीज़ें हुई। Described as the work of the mature and the insightful mind, the diary provides an intimate examinations of the daily life under the Nazi occupation. अब इसमें क्या बोला गया है, मतलब उसमें ऐसा डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वर्क ऑफ मैच्योर और इनसाइट माइंड के साथ वो डायरी जो है एग्जामिन की गई कि नाजी अटैक के टाइम पर, नाजी ऑक्यूपेशन के टाइम पर ये डायरी लिखी गई, तो उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई थी। एना फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिन्यूव्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टम्स। तो जैसे जो विक्टम्स होते हैं ना वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो विक्टम्स होंगे, तो उसमें एना फ्रैंक जो है वन ऑफ द मोस्ट रिन्यूव्ड थी, ठीक है, जिसके बारे में डिस्कस किया गया था। उन्होंने उससे रिलेटेड ही बहुत सारा कुछ अपनी डायरी में लिखा भी था, ठीक है। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, अब हम चैप्टर इसकी डायरी पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि डायरी में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। अब तक आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई कि वो डायरी के बारे में आपको क्लियर हो गया कि वो कैसे पब्लिश हुई, कैसे कैसे हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। Writing in the diary is the really strange experience for someone's like me. डायरी को लिखना एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। अब ये क्वेश्चन है कि डायरी को लिखना एना फ्रैंक के लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था। अब आगे देखते हैं, इसका आंसर में आगे मिलेगा। नॉट ओनली बिकॉज आई नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये फर्स्ट रीज़न है कि उन्होंने कभी भी डायरी नहीं लिखी है, ठीक है, इसीलिए उनको स्ट्रेंज एक्सपीरियंस लग रहा है। बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजियम ऑफ द 13-year-old स्कूल गर्ल। अब इसमें बोल रखा है बट ऑल्सो एक ये भी रीज़न हो सकता है, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि लेटर ऑन कि किसी को भी बाद में नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स, किसी को भी इंटरेस्टेड, कोई भी जना जो है इंटरेस्टेड होगा एक 13-year-old गर्ल की डायरी पढ़ने में। म्यूजियम का मतलब होता है थॉट्स, उनके थॉट्स को जानने के लिए, 13-year गर्ल्स के थॉट्स को जानने के लिए, इसीलिए उनको ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस लगता है। तो उन्होंने 2 रीज़न बताए हैं। फर्स्ट, उन्होंने कभी डायरी नहीं लिखी, और सेकेंड, 13-year-old गर्ल के थॉट्स को जानने में किसी का भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा। I feel like writing and I have been even greater need to get all kinds of things off my chest. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लिखना चाहिए, बट आई हैव इवन ग्रेटर नीड, मुझे इससे ज़्यादा नीड है टू ऑल द काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, मतलब दिल से सारी चीज़ें निकाल देना, इस चीज़ की मुझे इस समय नीड है, इसी वजह से मैं क्या ये डायरी लिख रही हूँ, ठीक है।
पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। अब इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज पेपर हैज़ मोर देन पीपल पेशेंस। ठीक है, पेपर के पास जो होता है वो ज़्यादा पेशेंस होता है, पीपल लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं होता है। मेरे पास भी ज़्यादा पेशेंस नहीं है किसी भी चीज़ को जानने के लिए या कुछ भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो पेपर के पास ज़्यादा होता है। इसीलिए आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, बोर्ड एंड लिस्टलेस। अब मुझे ये ऐसा क्यों कब लग रहा था, उन दिनों में लग रहा था जब मैं बहुत ही ज़्यादा क्या थी, डिप्रेस थी और बैठी रहती थी अपने हाथ चिन पर रख कर, और उस समय मैं बहुत बोर होती थी, लिस्टलेस होती थी। लिस्टलेस का मतलब होता है विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट, की किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, मुझे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था अंदर रहने में भी और बाहर जाने में भी, घूमने वगैरह में भी। इसीलिए मैंने उस दिन पे ज़्यादा, उस दिन के लिए बोला था मैंने ये लाइन, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। ठीक है, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज बोर्डिंग, येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। फाइनली मैं स्टे उसी जगह पे रुकी जहाँ पे मैं थी। ठीक है, बोर्डिंग का मतलब हो गया डीप थॉट्स। ठीक है, मैं डीप थॉट्स में वहीं पर ही थी जहाँ मैं थी, और तब मुझे लगा कि हाँ, पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टफ बैक नोटबुक gradually refers to as a diary. Unless I should ever find a real friend, it is probably without making a little bit of difference. तो अब मैं ये प्लान नहीं कर रही हूँ कि कोई भी इसको रीड करे। इस नोटबुक का जो स्टफ़ है जिसको हम डायरी कहते हैं, इसको कोई भी रीड करे, वो किसी को भी अपनी डायरी को रीड करने को नहीं देंगी जब तक, अनलेस कब तक नहीं देंगी, जब तक उनको एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता। ठीक है, रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, इसका मतलब ये हो गया कि उनकी लाइफ में कोई भी रियल फ्रेंड नहीं है। ठीक है, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्ट मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब मैं उसी पॉइंट पे वापस आ जाती हूँ कि डायरी को मैं रखती हूँ और मेरे पास इस समय ऐसा कोई भी फ्रेंड नहीं है जिसको मैं ये रीड करने के लिए दूँगी। Let me put it more clearly, since no one will believe that the 13-year-old girl is completely alone in the world. तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं करेगा कि एक 13-year-old गर्ल जो है वो कम्प्लीटली अलोन है इस वर्ल्ड में। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अलोन नहीं हूँ। I have lovely parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people that I can call friends, and I have a family. मैं alone नहीं हूँ, मेरे पास कौन कौन है, लविंग पेरेंट्स हैं, 16-year-old सिस्टर है और 30 पर्सन की फैमिली है जिसको मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ, फैमिली कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लवलिंग आंटीज़ एंड अ गुड होम, एक गुड होम भी है। तो मैं, कोई भी इस बात पे यकीन नहीं करेगा कि 13-year-old गर्ल जो है अलोन है इस वर्ल्ड में, उसके पास सब कुछ है, पेरेंट्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ है। नो, ऑन द सरफेस आई सीन टू हैव एवरीथिंग एक्सपेक्ट माई वन ट्रू फ्रेंड्स। नहीं, मेरे पास सब कुछ है, इट सीम्स टू वी हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक ट्रू फ्रेंड जो है वो नहीं है। All I think about when I am with friends is having a good time. मैं यही सोचती हूँ कि मैं फ्रेंड्स के साथ के अच्छा टाइम बिता सकूँ। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everything days. मैं उनके साथ जो है अपने बारे में बात नहीं कर पाती हूँ, मैं सिर्फ ऑर्डिनरी जो रोज़ की चीज़ें होती हैं उनके साथ वही बात कर सकती हूँ। ट्रू फ्रेंड्स जो होते हैं उनके साथ आप अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में हर एक चीज़ डिस्कस कर सकते हो, लेकिन ये वाले जो उनके फ्रेंड्स थे, एना फ्रेंड के, उनके साथ वो ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स जो हैं वो शेयर करती थी। वी डोंट सीम्स टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। मैं किसी के साथ भी इतनी क्लोज नहीं हुई पाई हूँ, यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनके पास क्या है, एक ट्रू फ्रेंड नहीं है।
मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डू नॉट कंफाइंड इन ईच अदर। शायद ये मेरा ही फॉल्ट है कि मैं इतनी ज़्यादा कंफाइंड नहीं हो पाई हूँ, मतलब कि मैं इतनी ज़्यादा घुल मिल नहीं पाई हूँ, क्लोजर नहीं हो पाई हूँ। ठीक है, कन्फाइंड का मतलब आपको साइड में दे रखा है, टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू बी अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट, कि आप किसी को पर्सनल चीज़ें जो है वो शेयर नहीं कर पा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, इतने आप क्लोज नहीं हो। इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, दिस इज़ वाई आई स्टार्टेड द डेयरी। तो यही चीज़ है कि ये सारी थिंग्स जो है वो ऐसे चल रही है कि मैं किसी के इतने क्लोज नहीं हूँ, और ये सब चीज़ें चेंज भी नहीं होने वाली है। ठीक है, इसीलिए मैं क्या है डायरी स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो डायरी लिखने का रीज़न क्या है कि उनके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, इसीलिए वो डायरी को एज अ फ्रेंड मानकर वो क्या है डायरी लिखना स्टार्ट करने वाली है। ठीक है, टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस अ लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, कि उसकी इमेज को इन्हेंस कर रही हूँ मैं, लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड जो उनका ट्रू फ्रेंड है अपनी इमेजिनेशन में, कि डायरी जो है वो मेरी एक ट्रू फ्रेंड है। I don't want to jot down the fact in this diary the way most people will do. मैं इसके अंदर डायरी के अंदर जो है कुछ फैक्ट्स वगैरह नहीं लिखने वाली हूँ जो कि ज़्यादातर लोग लिखते हैं, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। और डायरी में मैं उन सब बातों के बारे में लिखूँगी जो एक एज अ फ्रेंड से मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और वो डायरी को क्या बुलाने वाली है, किटी बुलाने वाली है, उनका नाम रख दिया है डायरी का किटी। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी इफ आई वॉन्ट वेयर टू प्लज राइट इन, आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मोस्ट एज आई डिसलाइक डूइंग सो। मेरे जो वर्ड्स हैं इस स्टोरी में कोई भी समझ नहीं पाएगा जो मैं किटी को बोलने वाली हूँ। ठीक है, और मैं इसके अंदर क्या है, इस डायरी के अंदर क्या लिखने वाली हूँ, एक ब्रीफ स्केच लिखने वाली हूँ मेरी लाइफ का, जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, मुझे जो पसंद नहीं है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई एवर सीन, मतलब मेरे फादर जो हैं वो इतने अच्छे फादर हैं मैंने आज तक कभी नहीं देखे। डोंट डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 45। जब तक उन्होंने मेरी मदर से मैरी नहीं की, शादी नहीं की, जब तक वो 36 की नहीं हो गई, वो उस समय पे कितने की थी, 25 की थी, जब तक वो 36 की नहीं हो गई तब तक उन्होंने उनकी मदर से शादी नहीं की। तो वो ये चीज़ डायरेक्ट भी बोल सकती थी, उनकी एज क्या थी, 36 थी जब उनकी शादी हुई, तो उन्होंने ऐसे बोला यहाँ पे। माई सिस्टर मॉगट, उनका मॉगट जो सिस्टर हैं वो पैदा हुई थी, वॉज बॉर्न इन अ फ्रैंकफर्ट में इन जर्मनी 1926 में पैदा हुई थी, एंड आई वॉज बॉर्न ऑन द 12 जून 1929 में एना फ्रैंक पैदा हुई थी। ठीक है, आई लिव्ड इन द फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज द 4, जब तक वो 4 साल थी वो वहीं पे ही रही थी, फ्रैंकफर्ट में रही थी। मेरे जो फादर थे इमिग्रेटेड, इमिग्रेटेड का मतलब होता है गोइंग टू सेकेंड प्लेस। तो 4 साल के बाद, जब वो 4 साल की हो गई थी एना फ्रैंक, उसके बाद उन्होंने फादर ने क्या है अपना जो है सेकेंड प्लेस कहीं और रहने चले गए थे, और वो है हॉलैंड में रहने चले गए थे 1933 में। ठीक है, माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ये उनकी मदर का नेम है, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, और उनकी जो मदर हैं वो सितंबर में गई थी। ठीक है, हॉलैंड, वाइल मॉगट एंड आई वर सेंट टू आर्चिन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। मॉगट को और मेरे को, एना फ्रैंक को, दोनों को कहाँ पे भेज दिया गया था, उनकी ग्रैंड मदर के घर भेज दिया गया था। मॉगर वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, हॉलैंड में चली गई थी मॉगट दिसंबर में, और एना फ्रैंक कब गई थी, फरवरी में गई थी। ठीक है, व्हेन आई वॉज प्लैंक डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मॉगट। प्लैंक डाउन का मतलब होता है कि पुट डाउन इन द कैजुअल वे, कैजुअल वे में एक उन्हें टेबल पे बिठा दिया एना फ्रैंक को मॉगट के बर्थडे पर, उसके प्रेजेंट के तौर पर। ठीक है, तो अब तक हमें ये स्टार्ट हुई है डायरी में, वो अपनी फैमिली के बारे में बता रही हैं कि वो कैसे कैसे कब कहाँ वो रहती थी और कब वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हुई, हॉलैंड में शिफ्ट हुई थी। ठीक है, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द नर्सरी स्कूल, तो इसमें वो पढ़ी थी, इस स्कूल में पढ़ी थी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, इस स्कूल में वो तब तक रही थी जब तक वो 6 साल की हो गई थी, अंटिल आई वॉज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इन द 6th फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में उन्होंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट क्लास में। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कॉपनस।
तो उनकी जो जब वो सेकेंड क्लास में आ गई थी तो उनकी टीचर का नाम था कॉर्ट्रेस, द हेड मिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब ईयर का एंड होने वाला था, वी वर बोथ इन द टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और उनके टीचर से वो इतनी ज़्यादा क्लोज थी कि उनको मतलब फेयरवेल के टाइम पे क्या हुआ था, ब्रेक डाउन हुआ था, टीयर्स में रोए थे बहुत ज़्यादा। इन समर 1941, समर में 1941 में उनकी ग्रैंड मदर जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी, ठीक है, एंड हैड एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन भी हुआ। सो माई बर्थडे पास विद अ लिटिल सेलिब्रेशन, और उस टाइम पे उनका बर्थडे था जो कि एक लिटिल सेलिब्रेशन के साथ हुआ, ठीक है। ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी 1942, ग्रैंड मदर की डेथ हो गई 1942 में। 1941 में वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, उनका ऑपरेशन वगैरह, तो 1942 में वो चली गई। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ और उनसे कितना प्यार करती हूँ, ग्रैंड मदर को मैं कितना याद करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर्स एंड द ग्रैंड मदर कैंडल वर लाइट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और जैसा कि बर्थडे 1941 में क्या बनाया था, एक लिटिल सेलिब्रेशन हुआ था एना फ्रैंक के बर्थडे पे, लेकिन जो 1942 में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ, ठीक है, जिसमें एक कैंडल जो है ग्रैंड मदर के लिए भी लगाई गई थी। द फोर ऑफ अस आर डूइंग वेल, हम चारों ही, अब चार कौन हो गए, फादर, मदर, मॉगट और एना फ्रैंक, चारों ही बहुत अच्छे से रह रहे थे। और दैट ब्रिंग्स मी द प्रेजेंट डेट, उनकी जो प्रेजेंट डेट थी दैट इज 20 जून 1942 को क्या है, ये स्टोरी अब डेडिकेट की जा रही है, प्रेजेंट डे की बात की जा रही है, ठीक है। अब 20 जून 1942 का हम डायरी पढ़ने वाले हैं। डियरेस्ट किटी, किटी उन्होंने अपनी डायरी का नाम रखा है। आवर इंटायर क्लास इज क्वर्किंग इन इट्स बूट्स, क्वर्किंग इन इट्स बूट्स का मतलब हो गया शेकिंग विथ फेयर एंड द नर्वसनेस, कि पूरी क्लास जो है बहुत नर्वस थी और उनके पैर क्या कर रहे थे, शेक कर रहे थे। इसका रीज़न क्या था, the reason of course is the forthcoming meeting in which the teacher decided who will move up to the next form and who will be kept back। तो क्या है कि वो उसका रीज़न क्या था कि सब क्लास बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत शेक कर रहे थे उनके पैर, क्योंकि टीचर्स के बीच क्या है, एक मीटिंग होने वाली थी कि अगले फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म मतलब कि नेक्स्ट क्लास में किस किस को भेजा जाए और किस किस को फेल किया जाए, मतलब किस किस को पास करना है, किस किस को फेल करना है। हाफ द क्लास इज मीटिंग मेकिंग बेट, और सबके कर रहे थे बेट लगा रहे थे कि कौन पास होगा और कौन पास नहीं होगा। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us। GN उनकी कोई फ्रेंड होगी और एना फ्रैंक जो है वो लाफ कर रही थी। टू बॉयज़ जो है उनके बिहाइंड पीछे बैठे हुए थे, उनका नाम है CN एंड जैकस, ठीक है। उन दो बॉयज़ के वो सिली पूरी मतलब लाफ कर रहे थे। हु हैव बीन स्टेक देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड, और उन दो बॉयज़ ने क्या किया था, पूरी ही अपनी हॉलीडे जितनी भी उन्होंने सेविंग की थी वो सभी उस बेड में लगा दी थी। From the morning to night, it's you are going to pass, no I am not, yes you are, no I am not। तो दिन से लेकर रात तक वो यही सब बोलते रहते थे कि कौन पास होगा कौन पास नहीं होगा, इस चीज़ पे वो बेट लगाते रहते थे। Even cheese, pleased grains and my angry overburst can't calm them down। Even जीज जो उनकी फ्रेंड है, ठीक है, उसको क्या आता था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था कि तुम चुप हो जाओ, ये सब चीज़ें उन्हें काम डाउन नहीं होते थे, फिर भी वो चुप नहीं होते थे जितने भी लोग बेट लगा रहे थे, ठीक है। CN, जैक्सन, GN, ये सब क्या है, चुप नहीं होते थे बिल्कुल भी। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डम्स दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। अगर तुम मुझसे पूछते हो, एना फ्रैंक बोलते हैं कि तुम मुझसे पूछो तो इस क्लास में बहुत सारे डमीज़ हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं ऐसा, क्वार्टर ऑफ द क्लास मतलब 1/4 क्लास जो होगी उनको फेल कर दिया जाए, लेकिन टीचर्स जो है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, तो हो सकता है वो सबको पास ही कर दें। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मैं बिल्कुल भी, एना फ्रैंक जो है बिल्कुल भी वरीड नहीं है अपने फ्रेंड्स को लेके और ख़ुद को लेके, कि उनको ऐसा लगता है कि वो तो पास हो ही जाएंगे, उनके फ्रेंड्स भी पास हो ही जाएंगे। वी विल मेक इट, हम पास हो जाएंगे, वो हमेशा ऐसा बोल देती।
द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। वो मैथ्स के लिए बिल्कुल भी श्योर नहीं थी, शायद उन्हें उनकी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं होगी जिसकी वजह से वो उसमें श्योर नहीं होगी। एनी वे, ऑल वी कैन डू इज़ वेट। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वेट ही कर सकते हैं रिजल्ट जानने के लिए, कौन पास हुआ है कौन पास नहीं हुआ है। अनटिल देन वी कैप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट। हम सिर्फ यही बोलते थे सबको कि ये दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. तो टीचर्स की बात की गई है कि यहाँ पे 9 जो हैं टीचर्स थे एना फ्रैंक के, जिसमें 7 जो हैं मैन थे और जिसमें से 2 क्या थी, वुमेन थी। मिस्टर केजिंग, ठीक है, तो ये एक टीचर का नेम है केजिंग। द ओल्ड फिगी हु टीचर्स मैथ्स, जो कि मैथ्स पढ़ाती थी। आपको ऊपर पता चला ना कि एना फ्रैंक को जो है सिर्फ मैथ्स में ही डाउट था। ओल्ड फैगी का मीन्स होता है कि एन ओल्ड फैशन पर्सन, जो कि ओल्ड फैशन पर्सन थे, वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस, और मेरे साथ जो है हर टाइम वो क्या रहते थे, अनॉयड रहते थे, मुझसे परेशान रहते थे। बिकॉज क्यों परेशान रहते थे, अनॉयड रहते थे, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा क्या करती थी, बात करती थी। आई टॉक सो मच। आफ्टर सेवरल वार्निंग, बहुत सी वार्निंग्स के बाद भी, ही असाइन मी एन एक्स्ट्रा होमवर्क। तो वो क्या मुझे देती थी, बहुत सारी इस टॉक, जब मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी उनकी क्लास में, तो वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करती थी। तो उन्होंने क्या एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था, एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स का ये मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, तो उस पर हमें ऐसे लिखना था, मुझे ऐसे लिखना था, ठीक है। वट कैन यू राइट अबाउट दैट, तुम क्या लिख सकते हो इस पर। आई हैड वरीड अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि इसके बारे में बाद में सोचूंगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, और मैंने उस टाइटल को अपने नोटबुक में लिख लिया। ट्रक्ड इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और उसको मैंने अपनी नोटबुक को बैग में रख लिया और कीप क्वाइट रहने की मैंने कोशिश, चुप रहने की मैंने कोशिश की, ठीक है। देखो, जो हैबिट होती है वो नहीं बदलती, बात करने की हैबिट जिसकी होती है वो नहीं बदलती है, तो उन्होंने कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, इवनिंग के बाद जब मैंने अपना जितना भी होमवर्क था वो सब फिनिश कर लिया, तो मेरा जो है द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आइज, तो जो ऐसे का जो उन्होंने टॉपिक लिख रखा था उस पर उनकी आइज चली गई। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, तो मैंने उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया और पेन जो है वो उनके मुंह में चला गया। जैसे होता है ना, कुछ सोचते हैं तो पेन जो है ऑटोमेटिकली हमारे मुंह में चला जाता है। Anyone can ramble on and leaves the big space between the words, but the trick was to come up with the convincing argument to prove the necessity of talking. तो रैम्बल ऑन का मतलब क्या हो गया कि टॉकिंग और राइट एमलेस फॉर लॉन्ग, कि कोई भी जना जो है वो बात कर सकता है या फिर लिख सकता है बिल्कुल एमलेसली, बिग स्पेस दे देकर, बिटवीन द वर्ड्स के बीच में स्पेस दे देकर। लेकिन ट्रिक क्या थी कि आप कुछ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स उस टॉपिक में लिखो, चैटर बॉक्स में कुछ लिखो, जिससे टॉकिंग की नेसेसिटी क्या हो सके, प्रूव हो सके, ठीक है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, मैंने बहुत ज़्यादा सोचा और सडनली मुझे एक आइडिया आ गया। आई रोड द 3 पेजेस मिस्टर केसिंग हैज़ असाइन मी, और उन्होंने 3 पेजेस लिखे इस चैटर बॉक्स पर, ठीक है, एंड वॉज सेटिस्फाइड। I argue that talking is a student trend and that would do my best to keep it under control. तो उन्होंने इस चीज़ पे आर्ग्यू किया कि टॉकिंग जो है स्टूडेंट का ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेड है, एंड इसे टू कीप इट अंडर कंट्रोल, इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है। बट देन आई वुड नेवर बी एबल टू कर्स माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड। इस हैबिट पे वो कंट्रोल नहीं कर पाई क्योंकि उनकी मदर भी उनकी तरह ही टॉक करती थी क्लास में बहुत ज़्यादा। आई डिड इफ़ नॉट मोर, मेरे से ज़्यादा नहीं करती होंगी, जितना मैं टॉकेटिव हूँ उतनी ही वो भी होंगी। एंड देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। इसका मतलब होता है जो क्वालिटीज़ वगैरह, जो फिज़िकल और मेंटल क्वालिटीज़ होती हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलना, यहाँ पे लिख रखा है मीनिंग, ठीक है। तो एना फ्रैंक के जो इनहेरिटेड उनके पेरेंट्स से क्वालिटीज़ वगैरह मिली थी, तो उनकी मदर भी बहुत टॉकेटिव थी, बहुत ज़्यादा बात करती थी वो, तो वही हैबिट एना फ्रैंक में भी थी।
मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। मेरे आर्ग्यूमेंट्स पढ़ने के बाद वो बहुत हंसे। बट वेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, जब मैं नेक्स्ट लेसन पर दोबारा से टॉक करती रही तो उन्होंने मुझे सेकंड ऐसे भी असाइन कर दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉर्गेबल। इसका मतलब होता है समथिंग दैट कुड नॉट बी करेक्ट। जो करेक्ट चीज़ नहीं है, यूजुअली बैड क्वालिटी है, दैट इज चटर बॉक्स। इसके बारे में अब लिखा है, आई हैंडल्ड इट इन एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। मैंने उस चीज़ को हैंडल किया और उन्होंने कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं की पूरे 2 होल लेसन तक। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन में आई हैड फाइनली हैड एन इनफ। एना फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास। दोबारा से थर्ड क्लास में क्या मिली, थर्ड लेसन में उनको पनिशमेंट मिली और उन्हें ऐसे अब किस बारे में लिखना था, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चटर्स बॉक्स। तो ये उन्हें एक टॉपिक मिला था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में ये टीचर है केसिंग और ये एना फ्रैंक है और ये सब उनके क्लासमेट्स। द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू। सारी क्लास जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई और मुझे भी हंसना पड़ा, मैं भी हंसी। थ्रू आई हैड नियरली एग्जॉर्टेड फॉर माई इनग्रेनिटी का मतलब ओरिजिनलिटी और इन्वेंटिविटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। मतलब कि एग्जॉस्टेड मतलब हो गया कि उनका जो है जितना भी थॉट था वो सभी कुछ क्या हो चुका था, फिनिश हो चुका था। जितनी भी वो इन्वेंशंस कर सकती थी, जितनी भी ओरिजिनलिटी इस टॉपिक पे लिख सकती थी, वो लिख चुकी थी। इट वॉज अ टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब ये टाइम था कि कुछ और चीज़ों के साथ कुछ ओरिजिनल, समथिंग ओरिजिनल मैं लेकर आऊँ। माई फ्रेंड सैनी, उनकी कोई एक फ्रेंड थी सैनी, हु गुड एट पोइट्री में वो बहुत अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम द बिगनिंग टू एड इन वर्सेस एंड आई जम्प फॉर जॉय। और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो मेरी हेल्प करेंगी ऐसे को लिखने के लिए, क्वैक 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 सैड मिसेस चटर बॉक्स। ठीक है, इस बारे में लिखने में वो हेल्प करेंगी बिगनिंग से लेकर एंड तक, और इस बात पे वो बहुत खुश हुई। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट। केसिंग जो है वो मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, वो टीचर, इस रेडिकुलस सब्जेक्ट से। बाय आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। और मैं इस चीज़ के लिए श्योर थी कि जोक जो है वो उन्हीं पर बन जाए। आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। उन्होंने अपनी पोएम जो है फिनिश कर ली अपनी फ्रेंड की हेल्प से, और वो बहुत ज़्यादा क्या थी, ब्यूटीफुल थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड द फादर स्वैंक। तो ये जो पोएम थी वो मदर डक और फादर स्वैंक की थी, विद 3 बेबी डक लिंक्स थे, उनके छोटे छोटे बेबीज थे 3, हु वॉज बिटन टू डेथ बाय द फादर, जो कि उसके फादर ने उनको बहुत मारा था और उनकी डेथ हो गई थी। बिकॉज दे क्वैक टू मच, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करते रहते थे। ठीक है, क्योंकि डग्स जो है वो क्वैक क्वैक करती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा क्या करते रहते थे, क्वैक क्वैक करते रहते। इसी वजह से उनके फादर ने उनको बहुत मारा था, जिनकी डेथ हो गई थी। लकीली मिस्टर किजिंग्स टुक द जोक राइट वे, और उन्होंने इसको एज अ जोक ही लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास। उन्होंने पोएम जो है क्लास में रीड करी, उसमें कमेंट्स ऐड करे, अपने कमेंट्स दिए, और अदर क्लासेस में भी उन्होंने इस पोएम को क्या किया, बताया। ठीक है, सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और उस टाइम से जो है मुझे टॉक करने के लिए अलाउ कर दिया गया और एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेंसी मिस्टर केजिंग ऑल्सो मेकिंग अ जोक दीज डेज। और मिस्टर केजिंग भी क्या है, अब जोक्स करते हैं इस टाइम के बाद। मतलब ये जो पोएम उन्होंने लिखी थी, इससे खुश होकर उन्होंने बात करना भी अलाउ कर दिया, तो एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया, और वो बहुत सारे जोक्स भी जो हैं वो क्रैक किया करते थे। ठीक है, योर एना, यहाँ पे उस दिन की जो है वो डायरी यहाँ पे फिनिश होती है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, तो ये बुक का नाम है। ठीक है, आप जाके तो इस पूरी बुक को पढ़ सकते हैं। ओके, ये वहाँ से एक दिन का लिया गया था। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ओरल कंपैरिजन चेक करेंगे, एंड थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी। बाय बाय।